चलो अब यहाँ पर हमने चैप्टर 9 शुरू करना है, ऑडिट एंगेजमेंट। दिस चैप्टर इट इन अ वे पर्टेन्स टू द फैक्ट दैट कि आपने ना CS के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स CSAS, राइट। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली, तो CSAS जो आपके स्टैंडर्ड्स बनते हैं उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको ऑडिट करना है, राइट। यू एज अ CS एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ वेरियस कंपनीज। हमने इसमें एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था हमने? थ्री में क्या था? शाबाश, ओपिनियन राइटिंग थी, राइट। वो जो ओपिनियन राइटिंग वो किस हिसाब से होगी? आफ्टर यू अक्यूमुलेट द डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट। तो आपकी जो ओपिनियन फॉर्मेशन वाला हमने CSAS पढ़ा 3, अब हम 1 पर वापस जा रहे हैं। तो चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट CSAS 1, तो हमारा यहाँ पर मोस्टली CSAS 1 आएगा सारा का सारा, ठीक है, कि एग्जैक्टली CSAS 1 कहता क्या है। फिर उसके बाद लेटर ऑन तुम्हारे चैप्टर 9 के बाद 10, 11 आई थिंक चैप्टर्स वहाँ पर जाएंगे जो तुम्हारे CSAS 2 के बारे में बात करेंगे, एंड देन यू हैव आगे के चैप्टर्स, ठीक है। 12 तुम्हारा हमने पढ़ लिया ओपिनियन वाला, राइट। तो तुम्हारा जो चैप्टर CSAS 1 है ये ऑडिटर के एंगेजमेंट यानी कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि आप किस हिसाब से एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं उसकी तो फिर वो किस हिसाब से येस या नो बोलेगा, राइट। वहाँ पर भी तो बात आ जाती है ना कि आप उसकी क्या क्वालिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, पर वो बंदा क्या चेक कर रहा है कि क्या मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, इंटरेस्टेड इन द सेंस कि क्या मैंने इस कंपनी में कुछ शेयर्स ले रखे हैं, राइट। सो व्हेनेवर एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर कंटेन्ड, करेक्ट। तो हम यहाँ पर ना ऑडिट एंगेजमेंट की बात करें, यानी कि हम एक ऑडिटर को अपने कंपनी के अंदर एंगेज कर रहे हैं, राइट। सो आपका 3 मेन वर्ड्स आएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, एक हाँ लगा रहे हैं कि वी आर एंगेजिंग हिम फॉर एन ऑडिट, ठीक है, उसको हम काम देने वाले हैं, राइट। तो एक ऑडिटर, एक ऑडिटी हो सकता है और द कंपनी हो गई, राइट। नहीं, ऑडिटी ही कंपनी होनी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मैं भी बोलते बोलते बात सुन के हो गए, उसने कंपनी बोला, मैंने बोली हाँ कंपनी। ऑडिटी कंपनी लिखने को बोला। अच्छा, ऑडिटी तो वही हुआ ना, ऑडिटर ऑडिटी ये हो गए। अब यहाँ पर तुम्हारे लास्टली अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब है ना यूजुअल केसेस में ऑडिटी और कंपनी हो सकता, ऑडिटी कह रही हूँ, ऑडिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम हो सकता है, बट देयर आर टाइम्स विच विल नॉट बी द केस। अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट कंपनी पर ही, कंपनी के लिए ही हो रहा होगा, राइट। तो ये मेन 3 वर्ड्स पर हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा कि ऑडिटर कौन है, ऑडिटी कौन है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। यहाँ तक कुछ क्लैरिटी है। अब हमने जो यहाँ पर स्पेसिफिकली देखना है ना कि हमने प्रोविजंस देखने हैं कि एग्जैक्टली कब, कहाँ, क्यों, कैसे और हाउ द ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड, राइट। CSAS 1 पर्टेन्स टू दैट। तो वहाँ पर चैप्टर के ऊपर हेडिंग में भी लिख ही लो, एक ऑडिट एंगेजमेंट तुम्हारे चैप्टर का नाम है, राइट। वहीं पर ही लिख लो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर CSAS 1, लिखा हुआ है अंदर बहुत जगहों पर, बट लिख लो CSAS 1 आएगा तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, राइट। यहाँ तक क्लैरिटी। अब तुम्हारा यहाँ पर एग्जैक्टली हम किस तरीके से बात करें, जो तुम ऑडिट एंगेज करते हो, एक ऑडिटर को जब एंगेज करते हो तो 3 तरफ से उसका एंगेजमेंट होता है, 3 तरफ से उसका एंगेजमेंट होता है। या तो वो बंदा पहली बार आपके कंपनी में अपॉइंट हो रहा होगा, सिंपल, आपकी कंपनी में उसने कभी ऑडिट नहीं किया तो न्यू अपॉइंटमेंट, राइट। सिंपल एक चीज़ हो गई न्यू अपॉइंटमेंट। उसके अलावा वो इस कंपनी में दोबारा अपॉइंट हो रहा होगा, रिकरिंग हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट। और लास्टली अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं ऑडिट एंगेजमेंट में कि अब ये तो बंदा ठीक है, दोबारा अपॉइंटमेंट हो गया, ये हो गया, अब या तो एक करंट अपॉइंटमेंट बंदा है, आपने इसको अपॉइंट किया है, पर आप उसके साथ कोई चेंजेस करना चाहते हो कि आपके स्कोप बढ़ाना चाहते हो, स्कोप कम करना चाहते हो, पैसे का कुछ प्रॉब्लम हो गई ये वाला, तो आप 3 तरीके से एक ऑडिटर के साथ डील कर सकते हो। या तो नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, या तो रिन्यू कर सकते हो अपॉइंटमेंट, या तो चेंजेस इन दी ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स। अब वो वही बेसिक हम सारा अंदर पढ़ेंगे ना, तो लेटर ऑन तुम्हें वो चैप्टर थोड़े से इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। एक बार रीड करना शुरू करते हैं मीनिंग से। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बाय वे ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं ना हम इसको, जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑडिटर को एंगेज करने के लिए जो लेटर होगा वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होगा,
ठीक है। सो यू अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, वहाँ पर जब तूने लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, वहाँ पर ही लिख लो थ्रू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। हेडिंग में तुमने वहाँ पर लिखा ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, वहीं पर ही लिख लो कॉमा करके या तो डैश करके थ्रू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एक लेटर के थ्रू ही वो बंदा अपॉइंट होता है। बढ़िया, सेट है। अब आगे हाँ चलेगा, लिख लो जैसे मर्जी। हाँ जी, बढ़िया, सेट है। आगे अब तुम्हारा अभी मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, द ऑडिट एंगेजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बाय वे ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिटवीन द ऑडिटी एंड द ऑडिटर। ICSI issued CSAS 1 auditing standards and audit engagement effective from 1st April 2021, which defines audit engagement means detailed terms of reference of appointment including scope of audit, remuneration, limiting conditions, सब कुछ। तो audit engagement is nothing but a contract between the auditor and the appointing authority। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि मैं आपको अपॉइंट कर रही हूँ तो मैं ही आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। मैं आपको बोलूँगी कि इस कंपनी का ऐसे ऑडिट करना है, राइट, बट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिटवीन द ऑडिटर एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विच विल स्टेट व्हाट द टर्म्स एंड कंडीशंस, द स्कोप, द रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, राइट, ऑफ द ऑडिट। यहाँ तक क्लैरिटी है अपने को। आगे बढ़ते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अब यहाँ पर है ना कुछ नहीं, तुमने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में बोला कि हाँ आई विल बी कंडक्टिंग दी ऑडिट, सारी बात हो गई, पंगा हमारा जो भी था सॉर्ट हो गया, स्कोप सेट हो गया, रेम्यूनरेशन सेट हो गई, सब कुछ हो गया, राइट। लेटर ऑन जैसे उन्होंने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया, उसके बाद ना तुमको कंपनी का पता लगा कि भाई देखो हमको ना आप इतना बुक्स पहले ही दे देना तो हम आके ऑडिट कर देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं सॉरी, ये किताब तो हम नहीं दे सकते, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। तो इसके बदले फिर तुम कैसे ऑडिट करोगे, राइट, पंगा हो गया। तुमने उनको बताया कि भाई ये इन किताबों के बिना तो हम ऑडिट ही नहीं कर सकते, सारी बात हुई। तो तुमने बोला सॉरी, अगर ऐसी बात है तो आई कैन नॉट बी एंगेज्ड विद योर कंपनी, आई विल नॉट बी कंडक्टिंग ऑडिट हियर। अब वो बंदे ने क्या बोल दिया कि तुमने तो बोल दिया था ना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, उसके हिसाब से हमारे बीच में एक बात हो गई है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्यूचर में हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमारी बात होगी, अब तुम पीछे हट रहे हो, तो ये तो तुम्हारी गलत बात है। यू कैन नॉट, the company or the appointing authority, if at all you are not getting the documents, you can back out from the audit. The company now tells you that if you back out, this will be a breach, in a way a breach of the contract, because why, because you assented to it or you are not conducting it, ठीक है। तो हम उसने ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कंपनी ने मना कंपनी उस ऑडिटर ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी ऑडिट नहीं करूँगा, फिर कंपनी उसको ये कह रही कि ब्रीच हुआ, राइट, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब ना एक चीज़ को समझो क्या, कि पहली बात तो ये कि तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है जब तक आपने उस लेटर पर साइन ना किया हो। अगर आपने अब तक साइन नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि मैं कर दूंगा, ठीक है, हाँ ये वो, एक बार डॉक्यूमेंट दिखा दो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपका सब कुछ, राइट। तो अनलेस एंड अनटिल यू साइन इट देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात कि अगर आपने साइन कर दिया है फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फिर भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स लगते हैं कि वो कंपनी ही सही नहीं है या फ्रॉडलेंट है या सही तरीके से काम नहीं करने वाली है, तब भी आप बैकआउट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं किए जाएंगे, राइट, सिंपल। तो एक बार ये द ऑफर ऑफ फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट में बी इनिशिएटेड ईदर बाय द ऑडिटी और बाय द ऑडिटर, हाउएवर इट इज नेसेसरी दैट द एंगेजमेंट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर एंड द ऑडिटी विच फुलफिल्स द वेरियस क्राइटेरिया फॉर एक्टिंग एज एन ऑडिटर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेरियस लॉज। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी, और हाँ ठीक है एग्जाम्पल रहने दो चलेगा, यहाँ तक समझ में आया। तो बाकी तुम्हें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि एक्सेप्टेंस ओनली अपॉन साइनिंग द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, उसके बिना एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाती है, राइट। भले तुमने हाँ बोल दिया, केस लॉ आ जाए, भले तुमने हाँ बोल दिया, तुम उसकी कंपनी में चले गए, एम्प्लॉय से बात कर ली और फिर अचानक से पीछे हट गए कि मैं नहीं करूँगा काम, तो आर यू लाइबल? इफ़ यू हैव साइंड द लेटर यू आर, इफ़ यू हैव नॉट देन यू आर नॉट, ठीक है। आगे अभी इन केस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑन 1-to-1 बेसिस, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑडिटर। अब है ना, इन्होंने दो तरीके से अपॉइंटमेंट के दो तरीके से बांट दिया। मैं लिखवा देती हूँ ये चीज़, छोटी सी लिख लो साइड में।
ठीक है। अब जो अपॉइंटमेंट होगा ना वो 2 तरीके से होगा, या तो 1-to-1 बेसिस होगा, लिख लेना प्लीज़ उसको साइड में कहीं पे, ब्लैक से लिख देना, पता नहीं पिंक दिखेगा नहीं दिखेगा। अपॉइंटमेंट होगा वो 1-to-1 बेसिस हो सकता है, या तो एज पर द टेंडरिंग प्रोसेस हो सकता है। राइट अगर 1-to-1 बेसिस होगा तो आप यहाँ पर क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहला रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट करने का क्या, हाँ समझाते हो, देखो अब 2 तरीके हैं यार, राइट 2 तरीके हैं, एक 1-to-1 एक टेंडरिंग। अब 1-to-1 बेसिस मतलब क्या हुआ कि आपने आपने कंपनी से बात की या कंपनी ने आपसे बात की कि हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है आपको, या आप कंपनी के पास चले गए कि आई वांट टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ योर एंटरप्राइज, राइट। इन दोनों तरीक़ों से वो 1-to-1 बेसिस होगा, राइट। टेंडरिंग प्रोसेस की कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट इशू करी हुई है कि हमारे कंपनी को ऑडिट चाहिए, हुएवर प्रोवाइड्स अ गुड कोटेशन, या कोई बंदा हमें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको एज एन ऑडिटर रख लेंगे, राइट। वो कंपनी खुद ही बता देगी कि मेरा स्कोप क्या है, मैं पैसे क्या देने वाली हूँ, मेरा काम क्या होगा, कितना टाइम में काम खत्म होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो जब एक तरीके से बात समझ के देखो 1-to-1 बेसिस होगा, ठीक है, तो आप खुद कंपनी को पहले जांच पड़ताल करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर काम करना है नहीं करना है सब कुछ, राइट। तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर ऑन एक्सेप्ट करेंगे। हाउएवर अगर टेंडरिंग प्रोसेस है तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही एक्सेप्ट कर ही रहे हो ना, तभी आप अपना टेंडर दोगे कि हाँ मैं करता हूँ काम, राइट। तो वो 2 तरीके से है। तो अब तुम्हारा सबसे पहले 1-to-1 बेसिस है, यानी कि यू कंडक्ट एन इंटरव्यू, गो इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रूव इफ़ यू वांट टू डू दी ऑडिट। तो पहला रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर आप चेक करोगे कि कंपनी कैसा काम करती है, कंपनी के काम के हिसाब से कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, एम्प्लॉय से बात करो कि क्या क्या उनकी चीज़ें होंगी, राइट। सो यू तुम्हारा जो यहाँ पर रिस्क 1-to-1 बेसिस के अंदर देखो दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ और स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट दिया है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा रिस्क असेसमेंट हो गया। उसके अंदर अगर तुम चाहते हो तो फटाफट में लिख लो कि ये 4-5 रिस्क हैं। क्लाइंट का एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट रिस्क कि क्लाइंट कैसा है पता नहीं, फिर ना परफॉर्मेंस रिस्क यानी कि ऑडिट कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, करेक्ट। उसके अलावा एंगेजमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिस्क यानी कि एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क यानी कि पता नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, करेक्ट। फिर तुम्हारा रेपुटेशन रिस्क कि अगर कंपनी का ही नेगेटिव रेपुटेशन है तो मेरा भी हो जाएगा, तो यू विल नॉट बी एंगेजिंग विद दैट कंपनी। उसके अलावा कमर्शियल यानी कि वो पैसा कितना देगी उसको देख। चलो बाला बना लिया टैक्स पढ़ते पढ़ते यहाँ तक, ठीक है। तो तुम्हारा क्लाइंट एक्सेप्टेंस, अच्छा तुम्हारा जो क्लाइंट एक्सेप्टेंस रिस्क है और जो तुम्हारा आई थिंक एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क है वो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, कि आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, उनके साथ एंगेजमेंट करोगे कि नहीं करोगे, इन द सेंस दैट विल यू बी एसोसिएटेड विद दैट कंपनी इफ़ द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग यू विद गुड डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ प्रॉपर है उनका काम। आप चेक करोगे कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है नहीं है, सारी चीज़ों का चेक करने के बाद आप उनके साथ एसोसिएट होगे। तो पहला रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द 4-5 रिस्क जो आपके हैं वो अगर हुए तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देन तुम्हारा है कि नेक्स्ट यू हैव कम्युनिकेटिंग इज विलिंगनेस टू कंडक्ट दी ऑडिट। तो नेक्स्ट आप उसको असेंट करोगे, कंसेंट करोगे। कम्युनिकेट विलिंगनेस कि अगर आपको कंडक्ट करना है ऑडिट वहाँ की नहीं करना है। थर्ड योर विल बी प्री एंगेजमेंट मीटिंग। अब उनके साथ आप एक एंगेजमेंट मीटिंग करोगे जहाँ पर आप देखोगे कि भाई हाँ उनका क्या काम है या वो क्या आपसे चाहते हैं, आप उनके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन सॉर्ट करोगे। प्री एंगेजमेंट मीटिंग के अंदर आपका जो एंगेजमेंट लेटर होने वाला है ना, एंगेजमेंट लेटर के TNC डिस्कस हो जाएंगे कि क्या आपको स्कोप होगा, कितना आपका काम होगा। अब उसमें आपको पता लग जाएगा, मान लो आपको उसने बोला है कि मेरे को ना परचेज़ का ऑडिट करवाना है या कुछ ऐसा कुछ इधर उधर का बोल दिया, अब तुम्हें वो नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू आर अवेयर ऑफ द सेक्रेटेरियल कंपार्टमेंट ऑफ द एंटायर वर्च्यू या कुछ भी ऐसा कुछ है। तो तुम अगर वहाँ पर करना चाहते हो तो तुम्हें वैसा बोल दिया। अगर तुम्हारा स्कोप ही उसने अलग बता दिया तो तुम नहीं करोगे ना ये काम,
राइट तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए। फिर तो उसने बोला कि मेरे को 2 दिन के अंदर अंदर सारे कंपनी का ऑडिट चाहिए। सारी कंपनी मतलब इंक्लूडिंग द होल्डिंग, इंक्लूडिंग द सब्सिडरी। इतना मेरे पास वर्क फोर्स ही नहीं है, तो वो भी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस एक प्री एंगेजमेंट मीटिंग में डिसाइड करोगे। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद आपको दिमाग लगाकर साइनिंग करना है। ये भी पहले पेज से भी पॉइंट्स बनाया ना। हाँ ठीक है, उसके बाद आपकी साइनिंग हो जाएगी कि अगर हाँ है आपका तो आप लेटर पर साइन करो, इवेंचुअली आपका सब क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक ठीक है। ये एक तरीके से प्रोसेस ही हो गया इसका। एक तरीके से प्रोसेस हो गया, हाँ 1-to-1 बेसिस का ये प्रोसेस हो गया। राइट, देन यू हैव टेंडरिंग प्रोसेस। अब टेंडरिंग प्रोसेस में देखो क्या होता है कि आपकी वो एक मीटिंग के पहले वो प्री बिड्स आ जाती हैं। प्री बिड मीटिंग विद दी मैनेजमेंट टू डिस्कस अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टेंडर, स्कोप ऑफ वर्क, ये सब कुछ। तो यानी कि आपका पहला ही काम यहाँ पर रिस्क असेसमेंट ये सब नहीं होगा, आपका पहला ही काम होगा प्री एंगेजमेंट मीटिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आपने टेंडर सबमिट किया है तो आपका विलिंगनेस है, आपने टेंडर सबमिट किया है तो आपने रिस्क असेस कर ही लिया है, राइट। तो इवेंचुअली आपका सीधा वही हो जाएगा कि आप अपनी प्री एंगेजमेंट मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के अंदर आप अपना काम समझेंगे, सारा टर्म्स एंड कंडीशंस समझेंगे कि आपका आगे जाकर काम होने क्या वाला है। बेस्ड ऑन द मीटिंग यू विल सबमिट योर टेक्निकल बिड्स कि मैं कितना पैसा लूँगा, मेरा क्या काम होगा, मैं क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करूँगा, क्या रिपोर्ट में देने वाला हूँ, उसके अलावा मैं एक्सपर्ट की एडवाइस दिलवा दूँगा आपको, वॉट एवर। तो आपकी टेक्निकल बिड्स जाएंगी एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आपका हो जाएगा साइनिंग। यहाँ तक क्लैरिटी आई? ठीक, वंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन, ठीक है, अगर आपका साइनिंग हो जाता है, दोनों केसेस में अगर आपका साइनिंग हो जाता है तो उसके बाद एक स्टेप होता है जो कॉमन होगा दोनों के लिए, ठीक है, दैट विल बी सर्टिफिकेट। हाँ जी, सर्टिफिकेट ऑफ एक तरीके से डिक्लेरेशन होता है बाय द ऑडिटर। जो बंदा ऑडिट करने वाला है ना, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, कंपनी को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक सर्टिफिकेट देगा कि देखो मैं डिबार्ड नहीं हूँ, देखो मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, देखो मैंने लिमिट्स एक्सीड नहीं की हैं जितनी एक ऑडिट करने की लिमिट्स होती हैं, राइट। तो आई एम विद इन ऑल ऑफ सच गुड लिमिट्स, और वो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टू द कंपनी कि आई एम वेल विद इन माई अथॉरिटी टू कंडक्ट योर ऑडिट, राइट। तो ये सर्टिफिकेट में मेन 4 चीज़ें मैंशन होंगी, वो लिख लो। पहला, डेट और कंप्लायंस, ऑडिटर कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद इन लिमिट है। सेकंड, नो substantial conflict of interest, no substantial conflict of interest. Third, not debarred. और fourth, no ongoing DISCIPLI NARY, no ongoing disciplinary proceedings. बढ़िया। सही। अभी जो लिमिट्स है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये लिमिट यहाँ पर लिख लो तुम लोग कि क्या लिमिट्स होती हैं, इधर ही लिख लो ताकि यहीं पर से इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा, राइट। अब लिमिट क्या होती है, सी अंडरस्टैंड
कि ना कोई भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर मैक्सिमम 10 कंपनीज़ का सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है और मैक्सिमम 5 कंपनीज़ का कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। एक साल में क्या? साल तो ऐसा तो पूरी ज़िंदगी काम ही खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम 5 कंपनीज़ का इशू कर सकता है। पर हमने क्या था, पीयर रिव्यू कुछ पढ़ा था, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपको करवाना पड़ता है, आपका वो बंदा आता है चेक करने कंपनी के अंदर फलाना ढिंगना। तो अगर आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है तो आपकी वो लिमिट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि जो लिमिट है ना, तो उसमें अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो लिमिट है वो है मैक्सिमम 10, पर उसमें +5 और बढ़ जाते हैं अगर आपका इफ़ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है आपके पास, इफ़ आपके पास PRC है तो, राइट। और सिमिलरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी आपका मैक्सिमम होता है 5 सिर्फ, उसमें भी लेकिन +5 हो जाते हैं अगर आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है तो। आया? राइट। बाकी तुमने सर्टिफिकेट वाले पॉइंट्स भी देख लिए। वहीं पे नीचे ऑडिटर शैल फर्निश सर्टिफिकेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी दैट, वो सीलिंग के अंदर है। नो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरा अगला टॉपिक आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। तुम्हारा नो रेस्ट्रिक्शन टू रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब यहाँ पर लिख लो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कि ICSI की ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, इनफैक्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं लगाई है, एंड देर आर नॉट डिबार्ड अंडर एनी लॉ, राइट। उसके बाद तुम्हारी प्री कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूइंग एनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट। अगर आपको कहीं पर भी एक्सेप्टेंस या प्रोफेशनल एंगेजमेंट कंडक्ट करनी है, ऑडिट करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए तो ही मैं करूँगा। प्री कंडीशन है ये मेरी, काम करने से पहले की कंडीशन क्या, डॉक्यूमेंट दे देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देना, कोई अगर नॉन फाइनेंशियल सेक्रेटरियल कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाय मी टू कंडक्ट द ऑडिट प्रॉपरली, इट इज़ अवेलेबल टू मी एंड ओनली देन आई विल बी अग्री टू डू द ऑडिट। सिंपल है। तो पहला, प्रायर टू एक्सेप्टेंस आप क्या चीज़ें बोलोगे, एस्टैब्लिश दैट द ऑडिटर शुड चेक दैट, पहला कि तुम्हारा whether the reporting framework as required in the preparation performance of audit review secretarial non financial statement सब कुछ एक्सेप्टेबल। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता था, याद करो, वो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता था कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अगर है वहाँ पर प्रॉपर तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यार देखो इवेंचुअली कैसा होता है ना कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हो, और ऑफकोर्स हम ह्यूमन, तो ह्यूमनली एरर पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप इतने खतरनाक ऑडिट करोगे कि भले वो कंपनी की खिचड़ी बनी हुई है, तुम उसको प्रॉपरली सुधार के ऑडिट करवा सकते हो। इफ़ उस लेवल तक तुम पहुंच गए हो तो अलग बात है। हावेवर जब तुम ऑडिट करोगे तो उसके पहले तुम्हारी ही मर्जी है कि तुम चेक कर सकते हो कि क्या वो कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। अगर है तो फिर तुम आगे चेक करो कि अच्छा हाँ तो मैं यहाँ का ऑडिट करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इनका कितना मैस है, राइट। तो पहला पॉइंट इज़ ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, लिख लो फटाफट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वेदर दी मैनेज, ए के आगे लिख लो ना, ठीक है, क्या लिखना है, इज ICS इन प्लेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट तुम्हारा,
whether the management is in agreement to acknowledgement and understand its responsibilities relating to। तब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे। इसीलिए वो जो मेन पॉइंट्स थे ना आपके, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको देगा कौन? मैनेजमेंट, कोई तो देगा ना। तो मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ सेक्रेटेरियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि उसको खुद को मन है कि वो प्रॉपर फ्रेमवर्क के हिसाब से सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए, रिपोर्टिंग करे, राइट। आप किसी के कंपनी में ऑडिट करने गए हो, समझ लो, ठीक है। अब वहाँ पर गए कि मुझे ये काम करना है, मैं बोलूँगी देखो इसको ऐसे नहीं वैसा करना है, इतने दिन में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो बंदा एटीट्यूड में कि क्या फ़र्क पड़ता है, चलेगा ना, क्या पेनल्टी आएगी, मैं भर दूंगा। अगर उसका ये एटीट्यूड ये है तो फिर आप ऑडिट करके क्या कर लोगे वहाँ पर, राइट। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ द सेक्रेटेरियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट वांट्स टू डू दैट। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आ रहा है। थर्ड, उसके बाद वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट, और थर्डली अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स। तो आपको 3 लोग आपको प्रोवाइड करो, 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या? लोगों से बात करने का। उसके अलावा आप चेक करोगे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स ICS और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और ये सब उसको चेक करने का मन है या नहीं है, राइट। तो तुम ये सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके मेन 3 पॉइंट्स बना सकते हो, राइट। तो पहला तुम्हारा मेन 3 पॉइंट्स किस हिसाब से, एक प्रोवाइडिंग वाला एक पॉइंट हो गया तुम्हारा पूरा, उसके अलावा तुम ICS वाला पॉइंट कर दोगे एक प्रॉपर, और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कर दोगे, ठीक है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बी वाला है ना? हाँ जी, नहीं बी वाला नहीं है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फर्स्ट है, उसी के अंदर तुम भले ICS लिख लो। बी वाले का क्या नाम? और बी वाले पॉइंट में ना ये 2 पॉइंट्स हैं। बी वाले पॉइंट में से बोला है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और प्रिपरेशन ऑफ नॉन सेक्रेटेरियल रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको जितना मुश्किल हो रहा है ना ये। हाँ, प्री कंडीशन में ना ऐसा एक काम करो ना, छोटे छोटे हेडिंग्स लिख लो कि पहला प्री कंडीशन की ICS इन प्लेस, कर लेते हैं एक बार, ये वीडियो में भी हो जाएगा। ICS इन प्लेस। दूसरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस कौन सी उसको स्टेटमेंट देनी है सर, तो स्टेटमेंट वगैरह बनानी है। हाँ, रिपोर्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ ICS, डेवलपमेंट है दूसरा, ठीक है, डेवलपमेंट। और थर्ड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू लॉग और कम्युनिकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ तक बस सिंपल हो गया, डन है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम प्री एंगेजमेंट के तुम्हारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर मैनेजमेंट ने, याद है हमने वो कौन से चैप्टर में आगे ओपिनियन वाले में पढ़ा था कि अगर आपको किताबें दे ही नहीं रहे हैं, सामान दे ही नहीं रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं, तो तुम क्या करते हो, इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। तो यहाँ पर हम लिमिटेशन की ही बात कर रहे हैं कि तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा कि अगर लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं तो करो ही मत। अगर तुम घुस गए हो अंदर और फिर नहीं दे रहे तो क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। तो बस गिव इट अ स्पीड रीड। इफ मैनेजमेंट और अपॉइंटिंग अथॉरिटी इम्पोजेज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन द टर्म्स ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिट, प्रपोज यानी कि फ्यूचर में होने वाला है, proposed auditing engagement such that the auditor believes that the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion। पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसको ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करना पड़ जाएगा, इतना उसने लिमिटेशन लगाई है ऑन द सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशंस टू डू सो। आ गया, सेट है, कुछ दुख तकलीफ अब तक, बढ़िया। आगे अभी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, अब ये दोबारा प्री ही हैं, बस दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देना एक्सेप्ट करने वाले ना, तो प्री है ये भी दोनों। तो पहला तुम्हारा, इफ़ द प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट प्रोफेशनल ऑडिट और प्रोफेशनल असाइनमेंट आर नॉट प्रेजेंट, द ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर्स विद द मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। अब इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि अगर ये चीज़ें भी है ना तो तुम मत एक्सेप्ट करना। पहला क्या, इफ़ द ऑडिटर असेसेस दैट द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अनएक्सेप्टेबल,
कि उसके रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उनके यहाँ पर है, हमने ये चेक करना था ना पहले कि इज़ ICS इन प्लेस, है प्लेस में, पर इतना गध से ख़राब पागलों जैसा उसने क्या किया हुआ है कुछ नहीं है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहो तो मत करो। दूसरा, इफ़ द एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड, जो एग्रीमेंट इन द सेंस द, नहीं आई डोंट थिंक दोनों के बीच वाली नहीं हो सकती है, या फिर किसी और के बीच में, या कंपनी का, नहीं जो ये है ना, unless required by law, the auditor should not accept the proposed engagement if the auditor assesses that the reporting framework to be applied or in preparation of the secretarial records is unacceptable, और if the agreement has not been, अच्छा वही होगी फिर उनकी खुद की एग्रीमेंट होगी कि वो कंक्लूड नहीं हुई है बिटवीन दी ऑडिटर एंड दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। और लास्टली, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, कि तुम्हें लग रहा है कि वो लोग का जो असल वाला और कागजी वाला काम अलग अलग है, राइट। तो अदर फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर तुम्हारा इसमें फटाफट एक बार बताओ पहला फैक्टर क्या होगा, हेडिंग सिर्फ, अदर फैक्टर्स, 3 अदर फैक्टर्स हैं। पहला कि अनएक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और एग्रीमेंट का इंक्लूड नहीं होगा। हाँ एग्रीमेंट एम्बिग्यूअस है, ऐसा मैं मान लेती हूँ कि वो तुम्हारे मैटर्स स्टेटेड इन दी एग्रीमेंट आर नॉट करेक्ट, है ना, एम्बिग्यूअस एग्रीमेंट है। और लास्टली तुम्हारा जो रिपोर्ट्स और फॉर्म्स प्रोवाइडेड डिफर फ्रॉम द एक्चुअल फॉर्म एंड कंटेंट। सही, अच्छे तरीके से लिख लो, फिर हमें भी दे देना। बढ़िया, यहाँ तक क्लैरिटी है। मैं एक पे चला लूँ फैन, पानी पानी पानी, ये ले दो मेरी बोतल दो, वो बोतल यार मुझे पता नहीं है फिर झूठी, चल ले ले इसमें से। मैंने कर दी है बोतल भी ऑर्डर, 6 बोतल ऑर्डर कर दिए, सब अपने अपने रखते रहना, पीते रहना। अब क्राइटेरिया फॉर, चलो क्राइटेरिया फॉर डिक्लाइनिंग एंड विड्रॉइंग फ्रॉम एन एंगेजमेंट। क्राइटेरिया फॉर डिक्लाइनिंग एंड विड्रॉइंग फ्रॉम एन एंगेजमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका एक्सेप्ट कर लिया था, वेरी गुड, हाँ एक्सेप्ट कर लिया था, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं करना। तो वैसे तो ऐसा अलाउड नहीं होता है ना, हमने बोला ये कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने कर लिया है, पर इन केसेस में आपको अलाउड है कि आप एक्सेप्ट करने के बाद, साइन करने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो। शाबाश। तो पहला, क्लाइंट्स का स्टेटस इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू इम्पैक्ट एडवर्सली ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म कौन, ऑडिटर की फर्म, है ना। तो उनका स्टेटस, उनका ऐसा कुछ है जिसमें, वहाँ पर लिख लो प्लीज़ फर्स्ट पॉइंट में, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तुम उस कंपनी में 2% से आगे सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर आएगा, और बट यहाँ पर लिख लो कि तुम उस कंपनी में जिस तरीके से एसोसिएटेड हो ना, तुम्हारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होने वाली है। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड और गिव देम द एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, राइट, सही इम्पार्शियल रिजल्ट नहीं दे पाओगे तुम, करेक्ट। तो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो सेकंड, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सर्विस टू द क्लाइंट कंसिडरिंग नीड्स फॉर टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री एंड पर्सनल। मतलब क्या हुआ, एक्सपर्टीज चाहिए तुम्हारे पास, वही है, तो डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस, राइट। अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंस ही नहीं है तब भी मत करो, क्यों करोगे इफ़ यू डोंट नो द वर्क, राइट। और उसके अलावा थर्ड वाला, consider circumstances that would cause the firm to regard the engagement as one requiring special attention and presenting unusual risk। अब यहाँ पर unusual risk मार्क कर लो कि तुम खुद असेस नहीं कर पा रहे हो कि इस कंपनी को तुम्हारी क्या ज़रूरत है।
अगर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं तो तुम पहले ही मना कर दो कि अनयूजुअल रिस्क है, मैं पंगा नहीं ले सकता। आ गया क्लैरिटी? तो ये 3 चीज़ें हैं। कंपनी को हमारी की जरूरत है, हमें नहीं पता लग रहा कि हमारा वर्क क्या होने वाला है यहाँ पर। ये अनयूजुअल रिस्क हैं, देखो, विच वुड कॉज द फर्म टू रिगार्ड द एंगेजमेंट एज वन रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी आपको, या कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जिसके लिए मैं अभी कॉम्पिटेंट नहीं हूँ या मैं नहीं करना चाहती, राइट? तो आपको काम करने के बाद, काम लेने के बाद आपको कुछ पता लगता है कि यहाँ पर अनयूजुअल रिस्क है, आप खुद सब्सटैंशियली इन्वॉल्व हो या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है आपका, या तो एक और पॉइंट कौन सा था, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनयूजुअल रिस्क, और बीच वाला नो कॉम्पिटेंस। बढ़िया, सेट। उसके बाद तुम्हारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मीन्स द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। द ऑडिटी अंडर द स्टैट्यूट कुड बी कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिपेंड अपॉन द type of the auditor. In case the auditor is a company, the appointing authority would be the board of the company or members of the company, and in other cases it would be persons who have been entrusted with the responsibility of governance and compliance of the auditor. Further, the appointing authority may also include court, tribunal, regulations, etc. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कोई भी हो सकता है। अगर कंपनी का इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग चल रहा है तो बंदा अपॉइंट किया होगा, ऑडिटर कोई अपॉइंट कर दिया होगा। कंपनी के अंदर कोई लिक्विडेशन हो रही है तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया होगा। सो इन ऑल दोज केसेस इट कैन बी द केस, ठीक है? अगर कंपनी में तुम्हारा, हाँ, जब ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, देखो, ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड CSCS 1 डिफाइंस अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज फॉलोज। अब उन्होंने खुद अपने दिमाग से अपॉइंटिंग अथॉरिटी बताई है, तो तुम्हारा मेन तो यही है। इतना सारा सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए तो तुम्हें नहीं लिखना, बट पॉइंट्स तुम्हें क्या ध्यान रखना है, देखो, पहला, अंडर सेक्शन 139 का मतलब वहाँ पर लिख लो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्रिश, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पॉइंट नंबर 1 के अंदर अगर आप स्टैट्यूटरी कौन होता है? सेक्रेटेरियल ना, वो स्टैट्यूटरी कौन होता है? वो बाय लॉ तो चलो सारे ही होते हैं ना, ऑडिटर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट। CA वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करता है, फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑडिट करता है, CA वाला है। हाँ, स्टैट्यूटरी, सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी, फाइनेंशियल रिजल्ट, CA और ये सब वाली चीज़ें, ठीक है? तो याद नहीं तुम्हारा ऑडिटर, वो अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर, कंपनी लॉ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर पहला तुम्हारा बंदी था पहले से, पहला तुम्हारा याद करो, वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय BOD, उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन होती है जनरल मीटिंग में, अलाउ होते हैं, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स सब गायब। कुछ याद? कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव, कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ पर लिख लो जो 139 वाला है ना, उस पर तूने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर 2 तरीके से, अगर फर्स्ट ऑडिटर होगा तो BOD अपॉइंट करेगा, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होंगे तो जनरल मीटिंग में मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे इन द AGM। याद है तुम्हें, मैंने एक वो अड्डा सिखाया था, जनरल मीटिंग AGM में 3-4 काम होते हैं, क्या क्या होते हैं, याद है कुछ? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फिर हाँ, और डिविडेंड था एक तुम्हारा पहला, अडॉप्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रेम्यूनरेशन, वो इकट्ठा, और लास्टली तुम्हारा था ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट। ये वही ऑडिटर है जो अड्डा वाले में अपॉइंट होते थे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, जो CA फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करते हैं आपके कंपनी के, ठीक है? सेक्रेटेरियल ऑडिट हम ये पढ़ रहे हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है।
ठीक है। अगर आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होंगे तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी फर्स्ट ऑडिटर के लिए बीओडी होगी, बाकी सारे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए एजीएम वाले शेयर होल्डर्स होंगे। 204 सेक्शन लिखा है अगले पॉइंट में, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सेकंड पॉइंट में 204 लिखा है, 204 अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। अब यहाँ पर सेक्रेटेरियल होगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, और इसमें जनरल मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा बाय बीओडी थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन होते हैं, राइट। चलो चलो जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा मत लिखना, आगे लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा आगे तुम्हारे आ जाओ पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट में देखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो लिक्विडेटर में लिक्विडेटर इज़ दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर इन केस तुम्हारा कोई फोर्थ पॉइंट रहने दो, फिफ्थ पॉइंट CIRP सॉरी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो रहा है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होगा, तो फिर तुम्हारा होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अगर LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंपनी है तो BOD ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा यू हैव इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ब्रोकर्स और ये सब, तो इंटरनल ऑडिट। अब ये जो सेम चीज़ तुम्हें दोबारा डब्बे में दी हुई है अगले पेज पर। फोर्थ पॉइंट कट कर दे, पॉइंट नंबर 1 2 3 5 6 7 मार्क करने हैं सिर्फ, ठीक है। देन अगेन इन द डब्बा इट इज़ गिवन फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स इन द EGM, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मेंबर्स इन द EGM, एक सेक्रेटरियल ऑडिटर BOD, इंटरनल ऑडिटर BOD, ऑडिटर अंडर ये CIRP, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सब सेम दिए हुए हैं, राइट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है तो डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड एक्सेट्रा, सेम चीज़ इस डब्बे के अंदर है। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब तुम्हारा केस स्टडी आ जाओ। इस केस स्टडी में क्या था, सनमून लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी एंड ऑपरेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सनमून ही तो बोला, अब पता है। सनमून लिमिटेड इज अ लिस्टेड company and operates in the manufacturing sector. In January 2023, the company received a notice from the SEBI stating that Sunmoon Limited had failed to comply with several provisions of SEBI. ठीक है। SEBI notice also required the SEBI notice also required the company to appoint a practicing CS to conduct a secretarial audit of its records and submit the report to SEBI. ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद सेकेंड द लग रहा है पता नहीं, द BOD of Sunmoon have decided to appoint MSRR and Associates to conduct the secretarial audit and pass the board resolution in their meeting, right. अब however Mr. Abhinav, shareholder of the company, challenged the appointment of the secretarial auditor in the court, stating that the board did not have the authority to appoint this auditor and the appointment should have been done by SEBI. कुछ पॉइंट समझ में आया? इस शेयर होल्डर को क्या बीमारी हुई? कंपनी नहीं कर सकती, सेबी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर कोई फॉल्ट है तो सेबी ने नोटिस भेजा था कि तुम्हारे कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो अब तुम्हें एक सेबी ने बोला एक यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ये था सेबी का ऑर्डर, राइट। कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो शेयर होल्डर ने बोला कि जब पंगा ही है तो फिर सेबी अपॉइंट करके देना, आप क्यों अपॉइंट कर रहे हो, राइट। तो कोर्ट के पास चला गया ये बंदा, अभी उसको खुजली हुई, तो कोर्ट बोला कि यार देख, सेबी ने कहाँ बोला कि मैं अपॉइंट करके दूंगा, या यहाँ का कोई भी प्रोविज़न कहाँ बोल रहा है कि सेबी अपॉइंट करके देगा। जो हमने अभी CSAS 1 पढ़ा, वो जो डब्बा पढ़ा, उस डब्बे के अंदर हमने अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ पढ़े, कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ट्रिब्यूनल विल अपॉइंट, अगर उसने कुछ आपको बोला है तो नहीं लिखा है ना ऐसा। सो देयर इज़ नो क्लैरिटी एज सच दैट हु विल बी अपॉइंटिंग इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एज वेल। तो जिसके पास प्राइमरी अथॉरिटी है हमने उसको दे दी, राइट। तो कोर्ट ने दोनों तरफ से बात की, डिप्लोमेटिकली जवाब दिया, बोला कि देखो हाँ बात सही है, सेबी को अपॉइंट करना चाहिए, पर क्योंकि कंपनी ने अपॉइंट कर लिया है तो ये भी गलत बात नहीं है। आया? तो बस आगे, द मैटर्स वर रेफर्ड टू कोर्ट, कोर्ट एग्जामिन्ड द प्रोविजंस एंड फाउंड द रेगुलेशन डिड नॉट स्पेसिफाई हु हैड द अथॉरिटी टू अपॉइंट। हाउएवर द कोर्ट नोटेड दैट रेगुलेशन रिक्वायर्ड द सेक्रेटरियल ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कंडक्ट द ऑडिट। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, कोर्ट रूल्ड दैट द BOD of Sunmoon Limited had the authority to appoint and that the appointment was valid of course. Secretarial audit was conducted and report was submitted to SEBI. सब कुछ सही हो गया, ठीक है। नॉन कंप्लायंस हो गया, नॉन कंप्लायंस रेक्टिफाई हो गया, सॉरी।
सही क्लैरिटी है। आगे अभी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कुछ नहीं, इसके अंदर लिखे होते हैं यार। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑडिट रिस्क कितना होगा, ऑडिट लिमिटेशन क्या है, फलाना ढिंगना। चलो पूरा ऑडिट फीस एंड एक्सपेंसेस, क्या पैसे मिलेंगे, तो आपके पैसे किस हिसाब से डिपेंड करेंगे कि आपका काम क्या होने वाला है, साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काम क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या अडॉप्ट कर रखे हैं आपने, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट एक्सेट्रा, मतलब क्वार्टरली ऑडिट करना है, सालाना एक बार ऑडिट करना है, क्या करना है, राइट। उसके बाद तुम्हारी ऑडिट फीस, आगे आ जाओ, अब ये पॉइंट्स थोड़े काम के हैं। ऑडिट फीस शुड बी फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड फॉर द ऑडिटी टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव मेंशन फैक्टर्स, राइट। ऊपर के फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप एक फेयर फीस डिसाइड करोगे ना, अनशर्ट तो कोई फीस आप दोगे नहीं। तो हाउएवर द ऑडिट सर्विस शुड नॉट बी ऑफर्ड और रेंडर्ड अंडर एन अरेंजमेंट, ये पढ़ो, ये लाइन तुमको पता है प्लीज़ इसलिए बोल रही हूँ। ऑडिट सर्विसेज शुड नॉट बी ऑफर्ड और रेंडर्ड अंडर एन अरेंजमेंट वेयर बाय नो फीस विल बी चार्ज अनलेस स्पेसिफाइड फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। कुछ समझ आया? कि अगर कोई गलती नहीं है तो फीस ना लो। हाँ, एक तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मैं आपसे इतनी फ़ीस लूँगा अगर गलतियाँ मिली, इतनी लूँगा अगर कुछ भी गलती नहीं मिली तो, राइट। तो आपकी फ़ीस कंटेंजेंट नहीं हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, कि भाई इतना मिला तो ये, नहीं तो ये, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी फ़ीस हाँ, इट शुड नॉट बी ऑफर्ड और रेंडर्ड अंडर एन अरेंजमेंट, ठीक है, तो कंटेंजेंट नहीं हो सकती। उसके बाद तुम्हारी सेकंड पॉइंट, बस इतना चलेगा। सेकंड पॉइंट, चार्ज और एक्सेप्ट अ फी फॉर प्रोफेशनल वर्क ऑन अ परसेंटेज बेसिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, कि तो परसेंटेज में तुम्हारा टर्नओवर इतना है तो मेरी फ़ीस इतनी, ऐसा नहीं। तुम्हारी फ़ीस तुम्हारे काम की है, उसके टर्नओवर की नहीं है। ऑडिटर्स शुड नॉट एक्सेप्ट अ वेरी लो लेवल ऑफ फीस, ऑफ कोर्स, कि अगला बंदा 1 लाख में कर, अच्छा ठीक है मैं 50,000 में कर दूंगा, मुझे दे दे, ऐसा भी नहीं करोगे, तुम अपने काम को ख़राब नहीं करोगे। आगे लास्टली, इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर 142 of the Companies Act provides that the remuneration to the auditor shall be fixed in the general meeting of the company, and also the auditor can claim expenses incurred by him in connection with the audit of the company, right। उसके अलावा lastly the audit fee shall be decided by the audit committee or by the board। बढ़िया, कुछ दुख तकलीफ समस्या दिक्कत परेशानी सेट है। अगेन केस स्टडी इन आर स्वरूप रेड्डी वर्सेस एम.एन. प्रताप रेड्डी। इस केस में क्या हुआ था कि ना, ये ऑडिट करना था और ऑडिट करते के टाइम में ऑडिटर ने बोला मैं 36 लाख की फ़ीस लूँगा, कंपनी ने बोला नहीं नहीं हम तो 8 लाख ही देंगे, राइट। यही कुछ हुआ होगा, क्लेम्ड नहीं, उसने बात ही नहीं हुई थी, उन्होंने काम कर दिया, फिर फीस मांग ली 36, वो बोले इतना तो तुम्हारा काम नहीं था, 8 लाख होगा। फिर कोर्ट के पास चली गई बात, तो कोर्ट ने स्कोप देखा कि भाई इसने आर्स जो भी ये कंपनी है, कंपनी ने अपने लिए बुलाया था, पर इवेंचुअली उसने ऑडिट अपनी सब्सिडरी का भी करवा लिया, होल्डिंग का भी करवा लिया, ये भी वो भी सारा काम करवा लिया। तो बोला फिर मैं पर कंपनी लेता हूँ पैसा, तो मैंने 36 लेना है, बात खत्म। तो कोर्ट ने दे दिया, बस ऑर्डर इन द फेवर आ गया, ठीक है। लास्ट लाइन देख लो, फीस जो थी आपकी वो रीजनेबल मानी गई थी और डायरेक्टिंग द कंपनी टू रेमिट द ऑडिटर क्लेम्ड अमाउंट, आ गया, सेट है। चलो चलो आगे पढ़ेंगे। ICSI ऑडिटिंग, ICSI गाइडेंस नोट एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अभी गाइडेंस थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं क्या कि यार देखो जो ICSI के गाइडलाइंस हैं ऑन दिस, ये किसके लिए मैंडेटरी होंगे, सोच के देखो। शाबाश, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, चल शाबाश वापस दे दे। तो अब PCS के लिए मैंडेटरी होंगे, क्यों? प्रैक्टिसिंग है कंपनी तो कंप्लाई नहीं करेगी, इसको केस वगैरह कर देगी। नहीं नहीं, ऑडिट जो बाहर से करने जाएगा PCS करने जाएगा ना, ऑडिट करने जाएगा, समझ रहे हो। एक दो हमने पढ़े थे ना, एक CS इन एम्प्लॉयमेंट और एक PCS, ये सारा काम बाहर से बंदा जा रहा है तो आप उसी के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन करोगे ना। जो ऑडिटर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है वो तो एम्प्लॉयड ही है, वो तो सैलरी ले रहा है अगला, राइट। तो इसीलिए ये प्रोविजंस आर मैंडेटरी फॉर कंप्लायंस बाय द PCS, राइट। तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट जब भी करेगा वो इन सारे लिमिट्स और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करेगा, राइट। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और एंगेजमेंट इज एप्लीकेबल टू द PCS। CSAS 1 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑडिट इंटरेस्टेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस बाय द ऑडिटी टू द ऑडिटर। अगर आप वॉलंटरीली ऑडिट करवा रहे हो तो वो अलग बात है। CSAS 1 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑडिट्स इंटरेस्टेड ऑन द वॉलंटरी बेसिस बाय द ऑडिटी, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, चीज़ें, सब कुछ कंपनी को तो ही फॉलो करना है अगर वो मैंडेटरी ऑडिट करवा रहा है बाय द PCS। वॉलंटरीली करवा रहा है तो फॉलो नहीं करना।
However, adherence to this standard is recommended in respect of the audits entrusted on a voluntary basis also. मतलब फिर वॉलंटरी वाले को भी करानी हो सकती है। रेकमेंड किया है कि करो, जब करवा ही रहे हो तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से करो ना, फिर आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो? खुद से नहीं करवाऊंगा। नहीं, अगर आप हावेवर लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है, एडहर टू द स्टैंडर्ड इज रिकमेंडेड, आई रिकमेंड यू इफ़ यू आर कंडक्टिंग और गेटिंग द ऑडिट डन वॉलंटरीली तो एडहर टू द स्टैंडर्ड्स, फिर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करवाओ, मना मत करवाओ, ठीक है। फॉलोइंग इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ ऑडिट्स विच में बी अंडरटेकन बाय द CS, ये अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं जो CS करता है। सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेबी रेगुलेशंस 24A। 24A क्या था? 24A मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी लिख लो वहाँ पर, याद है मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कौन सी होती है? कोटक कमेटी। क्रिश को याद हो गई, ठीक है। ये दो में ये तीन डब्बे याद रख लेना, सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 204 सेक्शन और सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर द सेबी LODR रेगुलेशंस 24A मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, वहाँ पर लिख लिया। उसके अलावा जो है ना, अब सिर्फ फर्स्ट डब्बा मार्क कर लो, बाकी का आगे का रेगुलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ DP, इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और रिसर्च एनालिस्ट, बाकी सारी चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो जो मैंने आपको पढ़ाया था, 3 हमने मार्क नहीं किए थे, जो न्यू ऑडिट एंगेजमेंट और ये सब, बस ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत है कि आप पढ़ लोगे ऐसे ही? मेरे को ऐसा वीडियो में से रिदम की आवाज़ आ रही है, लिखवा दो मैम। नहीं, इसमें क्या लिखना है, तो सारा रिदम कह रही है नहीं मैम, मैं कह नहीं रही, आप लिखवाइए, आप मत लिखना। पर रिदम का कह रहे हो तो आगे स्किप कर दीजिए। हाँ तो तुम तो धर गए ना यहाँ पर। पूछो रिदम से नहीं लिखना। हाँ पूछ ले। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, तू माइक ले ले तू भी। माइक? हाँ तेरी आवाज़ जा नहीं रही होगी ना। नहीं आती ऑलमोस्ट बहुत। आप मेरे को वीडियो देखते बात थे, इसके पीछे ही बोल रही होती है पूरा। अच्छा हाँ। फिर तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है तो पहले तो ज़्यादा तेज आती थी, माइक के साथ ना आपकी आवाज़ भी क्लियर आती है वीडियो। हाँ फ़ैन की सबकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई ना। चलो बिल्कुल ही गायब, उसे बात क्या अच्छा है। चलो ऑडिट एंगेजमेंट में 3 टाइप से हैं, न्यू ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट और चेंजेस इन दी ऑडिट एंगेजमेंट। 3 तरीके से होगा। अगर न्यू ऑडिट है तो मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, अगर रिकरिंग है तो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट या तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। और चेंजेस हैं तो मतलब ये कैसे करोगे आप चेंजेस वाली चीज़ें? आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाओगे, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो ना। सप्लीमेंटरी में MAN होता है कि MEN होता है? पक्की बात है। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट फॉर मॉडिफिकेशंस और न्यू कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस। सही। ठीक
ठीक है, तो न्यू ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, फर्स्ट टाइम ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, बट ऑडिटर से कंडक्टेड ऑडिट फॉर प्रीवियस पीरियड, और ये चेंजेस हो गया, डन। देन यू हैव ऑडिट डेफिनेशंस है, ऑडिटर की डेफिनेशन तुम्हें पता है, KMP की तुम्हें पता है, मैनेजमेंट की पता है, ये सब आगे आ जाए, ठीक है। सो यू हैव ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट CSCS 1 से, राइट। और ये चीज़ें हमने हल्की फुल्की अब तक देख ली हैं। क्लैरिटी, आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख ले फटाफट से। डन। अब ये जो तुम्हारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट CSCS 1, पहला प्री एंगेजमेंट। तो प्री एंगेजमेंट का क्या मतलब था, याद करो। प्री एंगेजमेंट एंगेजमेंट के पहले, इन द सेंस तुम्हारी प्री एंगेजमेंट की वो मीटिंग होती थी जिसमें तुम टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करते थे, पता लगता था कि तुम्हारा स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, काम करना है नहीं करना है। ये प्रॉपर वही है, लड़का लड़की मिल रहे हैं, ठीक है। एंगेजमेंट से पहले बायोडाटा दे दिया कि भाई है तेरी नीयत ढंग की कि नहीं, दैट इज़ प्री एंगेजमेंट। अब ये प्री एंगेजमेंट मीटिंग इज अ मीटिंग बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। मीटिंग में इंक्लूड डिस्कशंस ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, प्रायर रीडेड के आपकी ऑडिट के क्या फाइंडिंग्स थे, पुरानी गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, वही वाला हो गया। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग ऑडिटीज बिजनेस ऑपरेशन, सब कुछ आपने, एनवायरनमेंट सारा कुछ देख लिया। और ऑडिटर शैल बी अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन, ऑफ कोर्स आपको वो जो भी बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर होगा। देन आपका अपॉइंटमेंट के अंदर आप सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट के अंदर आपको वो सीलिंग्स को मैटर करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के अंदर आप स्पेसिफिकली सीलिंग, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और क्या था एक और, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, सर्टिफिकेट 3 चीज़ का था ना। अच्छा डिवाइड नहीं हो, 3 चीज़ थी, 4 चीज़ थी, हाँ, डिसिप्लिनरी, डी बार, सीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है ना, सेक्शन 1793 के, वही है तुम्हारी किताब में भी है, कट कर दो उसको। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, पता है ये भी अभी हमने पढ़ लिया, बढ़िया। तो स्पीड में रीड करते जाएं क्या, क्योंकि पहले उन्होंने चैप्टर के हिसाब से लिखा, फिर CSCS के हिसाब से लिख रहे हैं अब, राइट, क्योंकि उन्होंने हेडिंग डाल दी ना CSCS 1 ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरेस्ट ऑफ बोथ द, हाँ, मैनेजमेंट ऑडिटर शुड गेट एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट। इट शुड बी रिव्यूड एवरी ईयर टू इंश्योर दैट इट इज़ अप टू डेट बट डज नॉट नीड टू बी रीइशूड एवरी ईयर अनलेस देयर चेंजेस। रिव्यू करो, री इशू मत करो, बार बार साइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब वो जैसे कि अगर जब तक पिछली बार उसने करे तो रिन्यू के लिए, हाँ, रिन्यू के लिए कर रहे हैं, हाँ, अगर आपको करवानी है और अगले साल तो आप रिन्यू करवा रहे हो, नहीं तो री इशू न्यू बंदे को भी हो सकती है, न्यू बंदे को न्यू करेंगे। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ न्यू एंगेजमेंट लेटर इफ द स्कोप और कंटेक्स्ट ऑफ द असाइनमेंट को चेंज हुआ है तो। और लास्टली डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टर्म ऑफ एंगेजमेंट एग्रीड बिटवीन द ऑडिटर एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विद रेफरेंस टू स्कोप ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा, लिमिटेशंस ब्ला ब्ला ब्ला, बढ़िया। अगेन आ जाओ वापस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड, ठीक चल रही है स्पीड, 16 पेज पे आके ना अपने 5-10 मिनट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही कि मैं वो नहीं हूँ, क्यों ऑडिट एंगेजमेंट के लेटर में क्यों होगा ये सब, वहाँ पर लिखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब डिक्लेरेशन बाय द मैनेजमेंट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड फेयर और करेक्ट, और ये सब। मार्क्स फिर एक बढ़ने के बदले एक कम हो जाएगा और क्या नंबर तो वही है।
हाँ ये रीड कर लेना, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वही ऑडिट एज पर वो भी क्या ये वाला वो, पेज नंबर 13 पे है। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर रीड कर लेना। ऑडिट करोगे एज पर द एंगेजमेंट, नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, फलाना टिकना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटी, ऑडिटी कौन? कंपनी। प्रेमाइसेस के अंदर आप उसको टाइमली एक्सेस दोगे रिकॉर्ड्स का। डेप्यूट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल टू टाइमली प्रिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, जो भी आपको प्रोवाइड करोगे, रिटर्न मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन डिटेल्स ऑफ द प्रीडिसेसर और प्रीवियस ऑडिटर। तो हमने पुराने ऑडिटर की डिटेल का ले रहे हैं ये ताकि पता लग जाए कि इसकी रेपुटेशन के हिसाब से कि ऑडिट उसने ठीक करे या नहीं करी। नहीं रेपुटेशन का नहीं सिर्फ पिछले ऑडिट अगर गलत रहेंगे तो वो बता सकते हमको ना ये चीज़ें, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने पिछले वाले से कम्युनिकेशन नहीं करी, इट इज़ एन ऑफेंस। ये हमने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है तो कहीं पिछले पर। वाले से पूछ के आपको पिछले वाले को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि तूने ये काम किया है, मैं भी अभी वही काम इस कंपनी के लिए करने वाला हूँ। फिर वो रिप्लाई करेगा आपको 7 दिन के अंदर, कुछ शायद 7 डेज़ का था कि वो रिप्लाई करेगा। अगर केस पर कोई बात नहीं किया, अगर वो रिप्लाई आता है तो उसके रिप्लाई के हिसाब से आप अपना मन बना लो कि आपको यहाँ पर काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ तो हमने अब तक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पढ़ा। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड्स वो कुछ पॉइंट्स पढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो ये हमने डन किया। एंड देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटी इंटर एलिया इंक्लूड्स, और वो भी अपने डन किया, राइट। सो अब तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ईजी टू रीड है, एक बार स्पीड में रीड करके आगे बढ़ना। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट्स भी रीड पर्पस है, वहाँ पर तो भले मार्क ही कर लो रीड। ऑडिट रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस में डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स, साइज, लोकेशन, टाइप, सेक्टर, दीज आर द पॉइंट्स, गिव देम अ रीड एंड गो अहेड। ठीक है, कम टू द टॉपिक कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर, स्ट्रेट अवे मिल गया सबको? पॉइंट काटते हैं क्या? नहीं वो पूरा सेम है, स्कोप, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग इज सेम। एक बार वो रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, लिमिटेशंस वो सब कुछ सेम आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट अवे कम टू कम्युनिकेशन, और यहाँ तक एक बार प्रॉपर मैंडेटरी रीड करना है। ओके, आगे तुम्हारा कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर। कम्युनिकेशन करनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इस कम्युनिकेशन के हिसाब से तुम उससे सारी बात कर सकते हो और वो बता सकते हो कि जो काम तूने पहले कंपनी में किया था वही काम अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इसको अब मैं 1 सेकंड लिख देती हूँ। लिखना क्या है वो तो मैं लिख के बताऊंगी ना। मैं थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा ही पढ़ा रही हूँ इसका। पहला तो इसमें ये लिख रहा है कि उस बंदे ने अपने काम नहीं कंप्लीट किया पिछले वाले में। अगर वो केस स्टडी में पढ़ रही है तो केस स्टडी है वो, एग्जाम्पल। सबसे टॉप पर बंदे। 1 सेकंड रुक जा, पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। उसने दी है या नहीं? अरे तुम मेरे से आगे बढ़ते रहोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या डाउट है। कम्युनिकेशन, हर्षित वाली बीमारी होगी सबको। नहीं ठीक है, वो आगे लिखा हुआ था। हाँ, अब कम्युनिकेशन ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। कम्युनिकेशन आप करते कैसे हो कि आपका जो लेटर हाँ ऑडिटर होगा वो प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेशंस भेजेगा बाय थ्रू ऑफ मेल या तो बाय हैंड डिलीवरी या तो एक्सेट्रा, वो मोड्स लिख लेना आप अपने हिसाब से, बाय मेल या तो हैंड डिलीवरी या कुछ। ठीक है, वहाँ पे लिखा है। जो प्रीवियस ऑडिटर होगा वो इस ऑडिटर को रिप्लाई करेगा। अरे यार लाइनें ही नहीं जुड़ रही हैं। रिप्लाई करेगा कितने दिन में? 30? नहीं लिखा ही नहीं है यहाँ पर। आप 7 दिनों में रहते हैं आप तो। 7 7 हाँ 7 डेज़ में। ठीक है, ये जो रिप्लाई आएगा ना, इस रिप्लाई की 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि ये रिप्लाई को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपने उसने आपको कोई जवाब दिया है तो उस जवाब को कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ना कंपनी को या किसी और को नहीं बताओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, और प्लस उसके अलावा उसको कंसिडर एंड एनालाइज करोगे
ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लाई यू विल एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट। कुछ नहीं है, बंदे की पुराने वाली गर्लफ्रेंड को पूछ लो कि ये बंदा कैसा था, अगर अच्छा था तो आगे देख लो तुम्हें इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है, नहीं करनी तो बता दो बस। बढ़िया। ये पढ़ लो पैराग्राफ पूरा। एज अ मेजर ऑफ द प्रोफेशनल एटिकेट वाइल टेकिंग अप एनी ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर, मैं पढ़ूँ ना, सुन रही है तो साथ साथ। अरे यार पता नहीं, कॉन्फिडेंशियल पता नहीं क्या लिखा है। टू नहीं होगा, ये ही होगा। ऑडिटर टर लिखा होएगा। ऑडिटर विल एक्सेप्ट और डिक्लाइन दी ऑडिट एंगेजमेंट। लिख लिए हो? पैराग्राफ पढ़ूँ मैं, सुनो साथ साथ। As a measure of the professional etiquettes while taking up any audit engagement, the auditor shall give intimation to the previous auditor intimating his engagement as an auditor of the company. The predecessor or previous auditor can be defined as an auditor who has conducted the most recent audit assignments of the auditee of the same nature and submitted report thereon। कि उस तरीके का ऑडिट उसने कर रखा है और रिपोर्ट दी हुई है, ठीक है। प्रायर टू द इनकम्बेंट मतलब करंट वाला ऑडिटर, और वॉज एंगेज्ड बट डिड नॉट, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ही वॉज एंगेज बट डिड नॉट कंप्लीट द ऑडिट असाइनमेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन अदरवाइज। तो प्रायर ऑडिट कोई भी हो सकता है, जिसने ऑडिट खत्म किया हो, जिसने ऑडिट के लिए काम शुरू किया हो पर ख़त्म ना किया हो, कोई भी। तो आप बस उसको बताओगे कि अब ये काम जो तूने किया था या तूने नहीं कर पाया वो मैं करने वाला हूँ, ये चीज़ आप उसको बता दोगे, राइट। एक सेकेंड ना, केस स्टडी के लिए रुको। अगले पेज पर तुम्हारा एक लिखा है, ये 4 पॉइंट्स के बाद, एक सेकेंड, तुम्हारा द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ CS ऑफ इंडिया मिल गया। इसके पहले लिख दो व्हेन इज कम्युनिकेशन नेसेसरी। ये वाली कम्युनिकेशन, हाँ, ये वाली कम्युनिकेशन कब कब ज़रूरी है, और वहाँ पर ना ये नहीं लिख रहा व्हेन इज कम्युनिकेशन नेसेसरी। मैंने क्या बोला? आप तो कहते हैं कम्युनिकेशन कब कब ज़रूरी है, देयर इज कम्युनिकेशन नेसेसरी। मैंने भी तो वैन ही बोला। अच्छा, आपने देर बोला है वेयर बोला है? वैन बोला मैंने। मेरे को देर किस सुना? क्या बता, आज तो शुक्र है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सबूत है मेरे। क्या मैंने लिखा है? तूने भी वैन ही लिखा है ना? देर किस सुना? मुझे क्या पता, मैं वीडियो देखूंगा। देख लेना। व्हेन इज कम्युनिकेशन नेसेसरी, देखो मेरे को तो, मैं वो बोल रही हूँ, मेरे को से नीचे यहाँ पर वो सबटाइटल लगवाने पड़ेंगे, है ना, लगाने पड़ेंगे। लाइव में ऐसा आना चाहिए। वहाँ पर पॉइंट्स लिख दो। आता है, अपने आप आ जाता है। इधर नहीं, मेरे को लाइव चाहिए तेरे लिए। मैं बोल रही हूँ और हवा में लिखते आए शब्द, तो ही कुछ फ़ायदा है। इधर तो चल जाएगा। वहाँ पे लिख लो पॉइंट्स, ऐसे सेक्रेटेरियल ऑडिट 204, फटाफट लिख लो। कहाँ कौन सा पॉइंट है वो घर पे जाके ढूंढ लेना। पॉइंट लिख दो। पॉइंट नंबर 1, ऐसे जो वेन वाले पॉइंट्स लिखे ना, और वो सारे वेन वाले पॉइंट्स में तुम्हारी इन्होंने रेल बना दिए, कुछ 10, 11, 12, 13 पॉइंट्स लिखे हैं। आगे आगे लिखवाना है, सामने आगे। अब फिर ढूंढ लो क्या लिखना है? सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204। ये रहा, कौन सा है पॉइंट वो? थर्ड पॉइंट। वो तुम्हारी मर्जी है, चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है। सेकंड वो रेगुलेशन 24A सेबी LODR रेगुलेशन मार्क कर लो। थर्ड, ओके, फिफ्थ पॉइंट था वो। उसके बाद रेगुलेशंस 49
सेबी LODR रेगुलेशंस। फिर कौन सा पॉइंट नंबर 7th। नेक्स्ट यू हैव साइनिंग और सर्टिफिकेशन वाले पॉइंट्स मार्क कर लो जो तुम्हारे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट नहीं, इससे तो साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। हाँ यही हो गया, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ही कर लो उसको, एक ही बात है। देन नेक्स्ट यू हैव वो कॉर्पोरेट कंप्लायंस, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न भी है। हाँ वो भी मार्क कर लो साथ में। और क्या? कॉर्पोरेट कंप्लायंस सर्टिफिकेट है कहीं पर? ये नहीं है, सर्टिफिकेट अंडर सेबी है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यू हैव इंटरनल ऑडिट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के तुम्हारे 2-3 पॉइंट्स हैं वहाँ पर। एक तुम्हारा इशू ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट डीपी का है हाँ, और एक डीपी का है और ऑफ अदर वो बाकी इंटरमीडियरीज का आगे नीचे ऊपर नीचे ही है ना, 12-13 पॉइंट। इंटरनल ऑडिट ऑफ डीपी और इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, अदर इंटरमीडियरीज हो गए सारे। और उसके अलावा ड्यू डिलिजेंस ऑफ बैंक, ऊपर वाला 11वां पॉइंट। ठीक है, हो गए, बस इतने बहुत है। तो मुझे एक महीना याद तो जैसे इसकी गलतियाँ याद रखती है ना, मैं तो रखती हूँ भाई। सही टाइम में बोलते हैं। सही टाइम आने पे हैं। क्या यार, ओके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं वो मिस्टर पी वाला। ठीक है, पिछले पेज पर एग्जाम्पल, मिस्टर पी वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। However, during the course of audit, he intimated the appointing authority his inability to complete the audit of ABC Limited. आ गया, therefore cannot give the audit report thereon. ABC Limited accepted the request of Mr. P and approached Mr. Q to become the secretarial auditor for the financial year 19-20. In such case, Mr. Q has to first communicate to the predecessor auditor, that is Mr. P, of his intention to accept the secretarial audit assignment of ABC and wait for 7 दिन from the date of the intimation to Mr. P before accepting the secretarial audit of ABC Limited. आ गया, सेट है। This should be an effective communication with the predecessor or previous auditor. If any, auditor should communicate with the predecessor or previous auditor in such manner as to retain positive evidence of the delivery of the communication. Delivery of the communication ये रहा कि आपने ऐसे करो, उसको communicate करो उससे इस तरीके से कि तुमने बात करी है, उसका proof रहे। तो तुम सामने जाओगे या तो तुम क्या कहते हैं मेल करोगे या पोस्ट करोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे तो डिलीवरी रहेगा और प्रूफ रहेगा। फिर तुम्हारे पास ये हुआ, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर कैन बी सेंट बाय लेटर बाय रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय कोरियर बाय हैंड अगेंस्ट द रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। खुद डिलीवर किया तो उसके सामने एक रिसिप्ट सा कुछ ले लो, या तो मेल टू प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ डिलीवरी। द ऑडिटर शैल वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। In case any information is provided by the predecessor auditor, the successor auditor shall take cognizance of the same. ये consider करना था ना, cognizance of the same information obtained from the predecessor may be useful in undertaking the audit. Such information shall remain confidential. Right? तो ये सारी चीज़ें इस ही चार्ट में इकट्ठा करके हो गई हैं। क्लैरिटी है? बढ़िया। अगला केस स्टडी XYZ लिमिटेड है, खुशी खुशी काट दो उसको। ठीक है, स्ट्रेट अवे नेक्स्ट आ जाओ। अब हाँ, फर्दर काउंसिल ऑफ ICSI प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अंदर इसने क्या बोला कि अगर आपको पुराने वाले बंदे से बात करनी ही है तो कोई तरीका तो होगा ना बात करने का। तो आपको बोला एक लेटर भेजने वाले हो, ये लेटर आप इस तरीके से भेज सकते हो। राइट, पहला उसने वही बोला कि पुराने वाले को बोला डियर सर मैडम्स, इंटीमेशन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 8, ये याद नहीं रहेगा, वहाँ पर लिख लो इंटीमेशन टू
सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, प्लीज़ वहाँ पर लिख लो प्रॉपरली, साफ साफ शब्दों में। इंटीमेशन टू प्रीवियस ऑडिटर, इंटीमेशन टू प्रीवियस ऑडिटर। उसी को भेजना, उसी को लिखना है तो प्रीवियस। सब्जेक्ट हमारा ये लेटर का सब्जेक्ट नहीं बोलते हम कि लीव एप्लीकेशन वैसा, तो इंटीमेशन टू प्रीवियस ऑडिटर इन कंप्लायंस विद CACS 1। ठीक है, अब पूरा लेटर तुम्हारा कैसे आएगा, एक ना साइड में तुम कर लो एक चीज़ मेरी बात समझो ना, कि तुम सक्सेसफुल अभी सक्सेसर ऑडिटर हो, ठीक है, तुम अपना नाम अभी करंट ऑडिटर में लिख दो, साइड में की लिख लो ऐसा करके कि तुम करंट ऑडिटर हो, प्रीवियस ऑडिटर जो भी है तुम्हारी, तुम करंट ऑडिटर हो और तुम PQR कंपनी में काम करते हो, लिखो। ठीक है, पहला तुम्हारा नाम आ जाएगा ICS, अपना नाम यहाँ पर लिख लो, उसमें एग्ज़ाम में मत लिख कर आना, ठीक है। ICS वॉटेवर, V या तो तुम अगर कंपनी है तो कंपनी के अंदर PQR, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या तो फर्म ऑफ CS, उस हिसाब से तुम्हारा नाम आ जाएगा। हैव बीन अप्रोच्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ MS एग्जाम्पल ABC लिमिटेड, कि ABC ने हमको बोला कि हम तुम्हारे लिए काम करना चाह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट? तो ABC लिमिटेड ने मुझे बुलाया कि मेरा आके ऑडिट कर दे, इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि तूने पहले किया था, राइट? फॉर द लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज की ये काम उसने मुझे दिए हैं, वो हमने पीछे लिस्ट देखी थी ना कि क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 या 2021 जो भी आप करना है, वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, we understand that the earlier the above mentioned professional services were rendered by your good self, कि आपने ये काम किया था, तो हाँ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। आ गया बात समझ? We request you to kindly take this communication as an intimation to be given to the previous incumbent in terms of याद नहीं रहेगा, लिखो please consider this as a communication to the previous auditor in compliance with CACS 1. Communication to the previous auditor in compliance with CACS 1. शुरुआत और तुमने ख़त्म वैसे ही कर दिया, लास्टली तुमने लिख देना है अपना नाम, रिगार्ड्स CS दिस पर्सन, अपना मेंबरशिप नंबर, COP नंबर और अपने कंपनी का नाम। नीचे जो सेक्रेटरीज फर्म यूनिक कोड मत लिखना, ना याद भी नहीं रहेगा और फालतू में भी पंगा क्यों लेना। आ गया सेट? उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पे लिमिट्स लिखवाए थे ना बोर्ड पे, बस ये लिमिट्स आ गए अभी, देखो फटाफट। तुम्हारा पहला limits on audit engagement, auditor should conduct as many audit as per the limits prescribed by ICSI. Violation of limits by the auditor may attract disciplinary actions against the auditor. To uphold the quality of services rendered by members to the institute has issued the following guidelines. पहला, limits secretarial report में 10, और अगर आप +5 हो जाएंगे अगर आपके पास वो peer review सर्टिफिकेट है तो। दिख गया? मिल गया। अगले में नेक्स्ट तुम्हारा एनुअल ये सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, वही 5 थे प्लस और 5 हो गए अगर आपके पास पीयर रिव्यू है तो। इन केस ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इज टू बी डन बाय पीयर रिव्यू यूनिट्स ओनली, तो ये वही लोग कर सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ ना कि ना, पहले मैं तुम्हें पता एक बार स्टार्टिंग में बताया था जब पीयर रिव्यू हमने पढ़ा था कि पीयर रिव्यू एक ऐसी चीज़ थी जो धीरे धीरे आई थी, राइट? तो इसलिए उन्होंने बोला कि पहले टॉप 2020 में टॉप 100 कंपनीज़ को कंपलसरी किया, फिर टॉप 500 को कंपलसरी किया, फिर ऑल लिस्टेड को कर दिया, अब सब कंपनीज़ के लिए पीयर रिव्यू कंपलसरी हो गया। ठीक है? पीयर रिव्यू तो उसको नहीं कराना था, CS को। हाँ, या कंपनीज को नहीं कराना। कहाँ पर, कहाँ लिखा है कंपनी बच्चे? टॉप 100 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2020, ये उनके लिए लिखा है कि भाई अगर आपकी फर्म के लिए लिखा है कि अगर आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, नहीं रुक जा, नहीं सॉरी, आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको टॉप 100 कंपनीज़ का ऑडिट करना है तो। किसी कंपनी का करना है तो आपको चाहिए। उल्टा हो गया ना थोड़ा सा। आ गया? ये करना है क्या?
हाँ यार, दूरबीन ऐसे जूम कर रहे हैं। नहीं ऐसे जूम कर ऐसे कर लेना, उसके ऊपर रख ले, ऐसे देखो तो अच्छे दिखते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करके बुक ले जाना साथ में। चल दिख जाए। ये वाली रुकते हैं, 2-4 मिनट में वापस पढ़ते हैं ना। इस वीडियो को मैं अभी बंद कर देती हूँ। 12 पेज रख लेना।